Hello everyone, welcome to today's webinar. I am Shikha, your host on behalf of Consultees with ClearText. Let us all welcome Mr. Anshuman Tandon, MS Office and Google software to all professionals. He had worked as a tax specialist at Master India Private Limited, a GST Suvidha provider, and had worked with concerns like Flipkart, Hindware, Maruti Suzuki, L&T India Mart in dealing their GST related tasks and resolving their queries. He is having a total of 10 years experience in MS Office products and he had taught MS Excel to over 2000 professionals in the past years. Currently, he is working as a manager taxation in Alde Medi Impacts Limited, a well-known medicine manufacturer in India. So, without taking too much time, let's hear from the person itself. Over to you, Mr. Anshuman. Please lead the Thank segment. thank you very much, ma'am, for the introduction. So today, we have joined over here to learn some Excel tricks. As you have know कि आज के टॉपिक का हमारा नाम है एक्सेल टूल्स एंड ट्रिक्स. तो ये इसका पार्ट 2 है. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 भी इसका देखा होगा, जो कि कंसल्टीज के चैनल पे लाइव हुआ था. तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अभी भी पड़ी है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो बेसिकली ये वीडियो जो हमारी पार्ट 2 वाली है, इसमें मैंने कुछ एक्सेल की और ट्रिक्स ऐड करी हैं. प्लस मैंने जो पुराने सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेरीज आई थी, उनको मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है. बिकॉज जो हमारे लाइव पैनल पे क्वेरीज थी वो तो मैंने आंसर कर दी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल glitches like the setup I am not able to read your YouTube queries. तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में हमारी जितनी भी YouTube पे क्वेरीज थी वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं. प्लस अगर आपकी आज भी कोई क्वेरी होती है तो आप YouTube चैनल पे डाल सकते हैं. मैं उन क्वेरीज को बाद में देख के ऑब्वियसली इसके पार्ट 3 में कवर अप करूँगा. तो इसलिए आज की जो हमारी ट्रिक्स हैं उनमें माइट भी कुछ रिपीटेटिव भी हो सकती हैं, बिकॉज कुछ लोगों को उसके अंदर क्वेरी आई थी, तो मैंने उनको दोबारा वो चीज़ समझाने के लिए उसको दोबारा से ऐड किया है. प्लस यहाँ पर एक हमारी VBA ट्रिक भी है आज के हमारे टॉपिक में, क्योंकि जब हम अपने लास्ट लेक्चर में, आई होप आप लोगों को याद होगा, जब हम एम्प्लॉय कार्ड बना रहे थे तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि क्या हम उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की फ़ोटोज़ को भी ड्रॉप डाउन के साथ चेंज कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि यस हम लोग कर सकते हैं, और उसका कोड भी बहुत शॉर्ट होता है, बट ड्यू टू सम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इमेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स उस समय मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाया था. तो मैंने आज के अपने इस लेक्चर में उसको भी इंक्लूड किया है. तो आई होप आप लोगों को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा. तो मैं उसको इन द मिडल ऑफ दी हर सेशन इंक्लूड करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा हमारा माइंड मेकअप तब तक एक्सेल के साथ हो जाएगा. प्लस एंड में ले आने से माइंड भी वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगे, बिकॉज तब तक थोड़ा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है. तो मैं उसको इन बिटवीन दिस कोर्स इंक्लूड करूँगा. मैंने पूरा जो फाइल है वो प्रिपेयर करके रखी है, बट मैं आपको उसका VBA कोड पूरा समझाऊंगा कि मैंने उसको किस तरीके से किया है. बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है. अगर हम एक्सेल को इस तरीके से ना समझें कि हमें उसको एक एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना है और हमें उसकी ट्रिक्स को रटना है, एक तरीके से मैं कहूँ, तो हमारे लिए एक्सेल के ट्रिक्स को समझना ईजी हो जाता है. और इवन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें उनको याद रखना ईजी हो जाता है, बिकॉज टिल द टाइम आप एक्सेल के माइंड को नहीं समझोगे, आप उसके अंदर कोई भी ट्रिक इंक्लूड नहीं कर पाएंगे. बिकॉज नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस आई और अनदर पर्सन हैव इन एक्सेल, अगर हम लोग ने 10 साल भी काम किया है तो हम लोगों ने भी ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ समझा होगा, एक्सेल को समझने की कोशिश करी होगी, तभी हम लोग उसकी ट्रिक्स को लेकर आ पाए हैं. अगर हम लोग भी चीज़ों को रटते तो माइट भी जो एक खुद से ट्रिक्स बनती हैं वो चीज़ हम नहीं बना पाते. सिर्फ हम आपको जो पहले से किसी ने बनाई हुई है या फिर जो MS एक्सेल वालों ने ट्रिक्स दे रखी हैं, हम वही बता पाते. तो इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एक्सेल, इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सेल फॉर योर वर्क ओनली, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रिक्स समझिए, बिकॉज ट्रिक्स विल हेल्प यू टू नो सम फीचर्स ऑफ एक्सेल जो कि आपको नहीं पता है. इवन वो आपको हेल्प करते हैं टू बेसिकली एक्सप्लोर दी फीचर्स, बिकॉज ट्रिक्स में क्या होता है कि हम फीचर्स को कुछ ऐसे कामों में यूज़ करते हैं जो कि हमने सोचे भी नहीं होते हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप होता है. बट अगर आपको खुद से एक्सपर्ट बनना है एक्सेल के अंदर, तो मेरी आप लोगों को मैं अपने हर लेक्चर में ये एक एडवाइस देता हूँ कि आप लोगों को एक्सेल को समझना पड़ेगा कि हाउ एक्सेल टेक योर इनपुट
एंड हाउ एक्सेल प्रोसेस योर इनपुट। क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली तो फिर आप लोगों को मेरे हिसाब से किसी भी दूसरी जगह को रेफर नहीं करना पड़ेगा। आप अपने खुद के एक्सप्लोरेशन से ही एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे। हाउएवर अगर आपको फिर भी नीड लगती है बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है तो आप ऑब्वियसली किसी कोर्स को रेफर कर सकते हैं। बट कोर्सेज में भी मैं अपने यही कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें तो बताऊँ ही, बट उसके साथ ये भी बताऊँ कि आप किस तरीके से एक्सेल को समझिए। बिकॉज कोर्स में जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी खुद की फाइल्स के बनाए हुए होते हैं, जो हमने केस बनाए होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में माइट भी आपके सामने वही केसेस आते हैं, बट वो थोड़े ज़्यादा एक्सटेंडेड होते हैं बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारी क्लास वाली रिपोर्ट से काफ़ी बड़ी होती हैं। प्लस कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जो हो सकता है सिर्फ आप ही के साथ हो रहे हो या फिर कुछ आप लोगों में से लोगों के साथ हो रहे हो। तो इसलिए बेटर होता है कि हम सिर्फ ट्रिक्स को ना समझे, उसके साथ ये भी समझे कि सॉरी, हम लोग ये भी समझे कि एक्सेल ने किस तरीके से हमारे इनपुट को लिया, उसको किस तरीके से रीड किया और उसको किस तरीके से प्रोसेस किया। सो लाइक विद दिस आई एम टेकिंग यू टू माय डेस्कटॉप स्क्रीन on the file in which we are going to learn our stuff, all those tricks. तो अब हम अपनी फाइल के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पार्ट 2 के नाम से 2 फाइल्स हैं। ये मुझे 2 फाइल्स आज इसलिए बनानी पड़ी बिकॉज जो हमारी VBA की ट्रिक थी, आप लोगों को ये शायद मालूम होगा, बट अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप VBA कोड्स के अंदर वर्क करते हैं तो आपको अपनी फाइल को नॉर्मल एक्सटेंशन से नहीं, एक डिफरेंट एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है। अब एक्सटेंशन क्या होते हैं? एक्सटेंशन बेसिकली फाइल के फॉर्मेट का टाइप होता है। अगर आप देखेंगे कि PDF भी एक एक्सटेंशन होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाएंगे तो वो डॉक या डॉकएक्स बनती है, जस्ट टू लाइक हेल्प द सॉफ्टवेयर टू नो, हेल्प आर विंडोज टू नो कि वो किस सॉफ्टवेयर से रन होने वाली है। तो ऐसे ही एक्सेल के भी काफ़ी फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि XLS जो कि 2007 या पुराना वाला फॉर्मेट था। फिर आता है XLSX जो उसके बाद आया 2007 से हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक XLSB भी होता है जो कि मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दैट एक्सटेंशन विल होल्ड योर VBA कोड अलॉन्ग विद अ वेरी गुड हेल्प इन डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन। क्योंकि XLSB क्या करता है कि वो आपकी वर्कबुक को बहुत कम साइज में सेव कर लेता है और साथ ही साथ आपके VBA कोड को भी रन करने की कैपेबिलिटी को रखता है। बट मैंने अपनी जो फाइल आज की बनाई है, ये दूसरी वाली, ये मैंने XLSM फॉर्मेट में बनाई है विच इज़ द डिफॉल्ट मैक्रो फॉर्मेट। तो आप देखेंगे कि XLSX होता है नॉर्मल एक्सेल का फॉर्मेट, बट XLSM होता है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का फॉर्मेट। तो आई होप मैंने आपको वो चीज़ पिछले लेक्चर में भी बताई थी, बट मैंने थोड़ी सी और इलेबोरेट कर दी जिससे कि जो कि हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं या फिर जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा उन लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आज के हमारे कोर्स का टॉपिक है एक्सेल टूल्स एंड ट्रिक्स। तो मेरी ये एक कोशिश रहती है कि मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ हेल्पफुल ट्रिक्स बताऊं। हो सकता है कि आपने वो ट्रिक्स पहले से जानते हो या हो सकता है आपने पहले कहीं देखी हो, बट मेरा ये मोटिव रहता है कि अगर मैं आपको 1 या 2 ट्रिक भी एडिशनल सिखा पाया तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। सो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ अपनी ही ट्रिक्स इंक्लूड नहीं करी है, कुछ पुरानी क्वेरीज भी जैसे कि मैंने आपको बताया था इंक्लूड करी थी जो कि मैं उस समय आंसर नहीं कर पाया था। अच्छा, एक्सेल मैन मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं लोगों को एक्सेल सिखाता हूँ। सो उसकी लिंक और मेरी यूट्यूब चैनल की, जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आफ्टर दिस लेक्चर। तो आप लोग वहाँ से इन दोनों चीज़ों को रेफर कर सकते हैं टू लाइक गो एंड see my YouTube videos or see my courses as well. Plus, we have a lot of courses on Consultee's website as well. So go and check it. Also, this is my number 8532845228. तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, तो उससे क्या होगा कि मैं आपको अपने एक्सेल के ग्रुप्स में भी ऐड कर पाऊँगा। प्लस आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो हम उसके थ्रू भी ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ क्वेरीज ऐसी भी हैं जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करी थी। सो लाइक आई जस्ट वांट कि हम लोग कनेक्टेड रहें थ्रू ऑल दीज मीडियम्स। सो दिस इज द स्टफ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज कोर्स। तो आज के कोर्स में मैंने एक नई चीज़ करी है कि मैंने जो भी आज के कोर्स में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने सारे के सारे इस शीट में एक जगह पे लिख दिए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। आपको ये फाइल भी इस कोर्स के बाद मिल जाएगी। सो लाइक डोंट गेट कंफ्यूज, सो दैट आप लोग इस चीज़ को अपने पास भी मतलब अपने पास प्रैक्टिस कर पाएँ आफ्टर दिस कोर्स।
तो ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, प्लस आपको पिछले लेक्चर की फाइल भी मिल जाएगी। आई थिंक वो अभी तक सेंड नहीं हो पाई है, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपको मैं उसी वीडियो की लिंक में आपको उसकी एक लिंक भिजवा दूंगा। सो लाइक यू विल हैव टू लाइक इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस दी स्टफ विद योर सेल्फ एज वेल। तो आज मैंने यहाँ पे कुछ 20 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। तो ये 20 पॉइंट्स आज मेरे ऑब्जेक्टिव हैं। इवन 21 वाला भी है हमारा, जो कि वो हमारा एम्प्लॉय ड्रॉप डाउन था, जिससे कि इमेज चेंज होनी थी, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सो यहाँ पे कुछ मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ मैंने डिफाइन करने की चीज़ें भी लिखी हुई हैं, क्योंकि ये मेरे पास क्वेरीज आई थी। तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि VBA क्या होता है। तो बिकॉज आई एम गोइंग टू इंक्लूड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो मैं इसको पहले ही आंसर कर देना चाहता हूँ। तो VBA क्या होता है? VBA इज बेसिकली वर्चुअल बेसिक्स, और आप इसको कुछ लोग मैक्रोस के नाम से भी जानते होंगे। इन दोनों टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। VBA थोड़ा वाइडर टर्म है और मैक्रो थोड़ा उसका एक पार्ट है, बस ये डिफरेंस होता है। बट इनका जो बेसिक मतलब है वो ये है कि VBA इज द कोडिंग ऑफ एक्सेल। एक्सेल के डेवलपर्स ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है वर्चुअल बेसिक्स के नाम से, जिसमें आप अपनी खुद की कोडिंग भी एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। बिकॉज एक्सेल इज नॉट ओनली ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, it is an intelligent software plus it is a development kind of a environment, जिसमें आप चाहे तो खुद के हिसाब से यूज के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। तो VBA बेसिकली वही लैंग्वेज होती है जो आप लोगों की मदद करती है उस चीज़ को करने के लिए। उसके लिए आपको ये डेवलपर टैब अपने एक्सेल में एक्टिव करनी पड़ती है। आप देखेंगे मैं जैसे डेवलपर टैब में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल बेसिक्स और मैक्रोस का ऑप्शन है। तो बेसिकली जो भी वर्चुअल बेसिक्स में आप कोड्स बनाते हैं, उन कोड्स को मैक्रोस बोला जाता है। तो जैसे ही आप कोई भी कोड कोई भी मॉड्यूल में बनाएंगे, वो आपके मैक्रोज में विजिबल हो जाएगा। तो क्योंकि वो हमारी दूसरी वर्कबुक में है, मैं जब उस वर्कबुक में आऊँगा तो मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि किस तरीके से होता है। हाउएवर मैक्रोज इज दिस ओनली, बट VBA इंक्लूड दिस एंटायर स्टफ, जो कि इन सारे ऑप्शंस में है, जिसमें कि यूजर फॉर्म्स आते हैं। हमारे एक लेक्चर कंसल्टीज के यूट्यूब चैनल पे भी है VBA फॉर्म्स का, तो माइट भी आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप उसको जाके देखेंगे। प्लस वी हैव दीज एड-इन्स एंड ऑल दो स्टफ एज वेल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा वाइड टर्म में वर्चुअल बेसिक्स में आ जाती हैं। सो बेसिकली दिस इज दी कोडिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास वर्चुअल बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर जिस भी टाइप के मॉड्यूल्स बना सकता हूँ, जिस भी टाइप की कोडिंग कर सकता हूँ। तो उस पर हम आएंगे बाद में जब मैं अपना एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। बट दिस इज एवरीथिंग अबाउट VBA। इट इज़ बेसिकली द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ एक्सेल। अच्छा, एक और कोडिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विच इज टर्म्ड एज पाइथन। तो कुछ ये प्रपोजल्स चल रहे हैं कि थोड़े टाइम में पाइथन माइट भी वर्चुअल बेसिस को रिप्लेस कर देगी या उसके साथ आ जाएगी। तो कुछ लोग आज भी पाइथन को यूज करते हैं विद एक्सेल टू ऑटोमेट देयर टास्क। सो बेसिकली दैट इज अनदर थिंग। पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड बेसिकली मेड फॉर पीपल लाइक अस, जो लोग थोड़ा कोडिंग में नहीं जाते हैं। तो पाइथन काफ़ी ईजी होती है। However, it is not that much easy, but फिर भी as compared to other languages वो easy होती है। So if you want to go into Python as well, you can go, but that is a future stuff. I don't know कितना टाइम लगेगा उसको Excel के साथ आने में, but अगर आप इंक्लूड करना जानते हो तो obviously आप लोग उसको अभी भी चला रहे होंगे Excel के साथ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक क्वेरी आई थी विच इज़ द बेटर यूज ऑफ टाइमलाइन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में टाइमलाइन को डिस्कस किया था। टाइमलाइन बेसिकली एक स्लाइसर की तरह एक हमारे पिवट टेबल और चार्ट्स का फीचर होता है। तो बेसिकली टाइमलाइन क्या करता है, वो हमें अपनी पिवट टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हेल्प करता है। तो वो हमने अपने पिछले लेक्चर में स्लाइसर के साथ देखा था। तो अगर मैं बेटर यूज ऑफ टाइमलाइन की बात करूँ, तो बेटर यूज ऑफ टाइमलाइन में बेसिकली आप उसको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर डैशबोर्ड्स रियल क्विक। इफ यू वांट टू मेक अ डायनामिक डैशबोर्ड, तो आप वहाँ पे टाइमलाइन को पुट कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं, मैं हो सकता है माइट भी कुछ टाइम बाद कोई लेक्चर डैशबोर्ड्स पे भी रख दूं, जिसमें मैं आपके साथ डैशबोर्ड डिस्कस करूं। तो उसमें क्या होता है कि हम यूजर्स को कुछ ऑप्शन देते हैं जिससे कि वो उन चार्ट्स को चेंज कर पाएँ। तो अगर वो ऑप्शन आप चाहे तो VBA कोड के थ्रू दे सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा सकते हो, बट अगर आप चाहो तो वहाँ पे स्लाइसर या फिर टाइमलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी कोई टाइमलाइन में अपना टाइम चेंज करेगा, वैसे वैसे उनके चार्ट्स वहाँ पे चेंज हो पाएंगे। तो यही एक बेटर यूज़ होता है टाइमलाइन का, कि आप उसको रिपोर्ट्स चेंज करने में या फिर अपने ग्राफ्स या चार्ट्स चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज दी टू स्टार्टिंग थिंग। अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट शीट के ऊपर, विच इज़ बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। तो ये मेरे पास एक क्वेरी आई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ।
तो मुझसे ये पूछा गया था कि अगर मेरे पास किसी कैलकुलेशन को करने का एक स्पेसिफिक परसेंटेज है तो मैं उसको किस किस तरीके से कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू लैक्स में लिखा हुआ है और मुझे इनका एक्सपेंस निकालना है। तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि एक्सपेंस जो है हमारे वो 40% है या 42% है। तो आप उसको किस तरीके से एक्सेल सेल में पुट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी आप एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन रन करते हैं तो उसके लिए आपको आइडेंटिफायर जो कैलकुलेशन का होता है वो लगाना पड़ता है, विच इज टर्म्ड एज द एक्सेल ऑपरेटर, जिसमें आप इक्वल साइन यूज कर सकते थे आज तक, बट अब एक्सेल के अंदर आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं उसके साथ। तो जब भी आप इक्वल साइन यूज करते हैं तो क्या होता है, एक्सेल कैलकुलेटिव मोड में आ जाता है। तो अगर आपको लेट से इसका 42% निकालना है तो आप सिंपल या तो यहाँ पे अपनी वैल्यू टाइप करके उसका 40% निकाल सकते हैं डायरेक्ट टाइप करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सेल रिफरेंसेस को भी यूज कर सकते हैं, विच इज टू लाइक यूज अ सेल वैल्यू लाइक दिस। तो जैसे मेरे पास B6 की वैल्यू आई, मैं इसके आगे डायरेक्ट 40% से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा विच इज़ 40 रुपीज़। अच्छा, इसमें और टाइपिंग में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको हर सेल में टाइप करना पड़ेगा, बट अगर लेट से आपके पास जो सेल रेफरेंस यूज हुए हुए हैं तो आप सीधा इसको यहाँ पे ड्रैग आउट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यूज आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। सो दिस इज द थिंग। तीसरा तरीका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपनी वैल्यू को किसी जगह पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 0.42 टाइप कर देता हूँ और आप डायरेक्ट इसको इक्वल के साथ सेल रेफरेंसेस में डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग एनी वैल्यू। तो अगर आपने दोनों चीज़ों को रेफरेंसेस दे दिया, अच्छा अगर अब अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा। दिस इज बिकॉज आई हैव यूज्ड रिलेटिव रेफरेंस ओवर हियर। रिलेटिव रेफरेंस जैसे कि हम जानते हैं हर सेल के साथ चेंज करती है, तो एज इट इज गोइंग टू द राइट, जो परसेंटेज का रेफरेंस है वो भी राइट की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे बाय सेलेक्टिंग दिस एंड प्रेसिंग F4, जिससे यहाँ पे 2 डॉलर साइन आ जाएंगे और मेरे रोज और कॉलम दोनों यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं अब रिलेटिव रेफरेंस या मिक्स्ड रेफरेंस की बात करूँ तो वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मेरे पास यहाँ पे तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है, सीधा मैं इनकम बजट निकाल सकता हूँ यहाँ पे अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके, और सिंपल इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग आउट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर टोटल लगाना है तो मैं ऑटो सम की शॉर्टकट की विच इज ऑल्ट इक्वल टू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिक सम का फंक्शन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा विद द एंटायर सिलेक्शन। तो दिस इज अ थिंग, इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन का पॉइंट दिया है। थोड़ा सा मैं अपने हर कोर्स को स्टार्टिंग में ईजी रख के थोड़ा बाद में डिफिकल्ट करता हूँ, सो दैट वी विल गेट टू नो एक्सेल अ बिट और हम थोड़ा सा रिदम में भी आ जाते हैं उसके साथ। तो ये क्वेरी थी विच आई हैव आंसर्ड, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो देयर आर 3 ways that I have discussed with you. Anything you can use based on the data set that you have। अगर आपको उसके साथ जैसे यहाँ पे हमने ड्रैग आउट कैलकुलेशन करी थी वैसा करना है तो आप रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक एक करके कैलकुलेशन करना है आप टाइप भी कर सकते हो और आप मिक्स भी कर सकते हैं, आधी टाइपिंग आधी रेफरेंस के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर विच इज़ द एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एवरेज फंक्शन इज एन एक्सेल फंक्शन विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सम नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव दी 6 टेस्ट ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे 6 में एवरेज निकालना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल एवरेज और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन यहाँ पे कर दूंगा, जिससे कि मेरे पास जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास इसका यहाँ पर एवरेज विजिबल हो जाएगा विच इज़ 33.45। तो अब एवरेज फंक्शन में इतना स्पेशल क्या है, ये चीज़ इसलिए मैंने यहाँ पे दी है बिकॉज एवरेज फंक्शन नॉट ओनली डू द एवरेज ऑफ योर नंबर्स बट इट हैज सम डिफरेंट स्टफ एज वेल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल्स भी हैं बीच में। तो एवरेज फंक्शन का एक फीचर होता है कि एवरेज फंक्शन हमारे ब्लैंक सेल्स को कंसीडर नहीं करता है। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, जैसे कि इस समय मैं यहाँ पे 33.45 का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट वोंट गेट डिवाइडेड बाय दीज एंटायर सेल नंबर्स, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं विच इज द सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास सेल ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे एवरेज कंसीडर नहीं कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और ट्रिक लिखी हुई है विच इज टू यूज कंट्रोल एंटर इन पुटिंग अ फंक्शन इन ऑल सेल्स। तो
ये क्या चीज़ है बेसिकली, अगर आपको मल्टीपल सेल्स में एक साथ एक ही फंक्शन को पुट करना है तो आप क्या कीजिए कि उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें आप फर्स्ट सेल पे आके यहाँ पे अपना फंक्शन टाइप कर सकते हैं विच इज़ दी एवरेज फंक्शन, जो कि हमने अभी यूज़ किया था। उसके बाद मैं ये पूरा का पूरा सिलेक्शन यहाँ पे ले लूँगा, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा उस समय क्या होगा कि जैसे मैंने नॉर्मल एंटर किया था तो मेरे पास एक ही सेल में मेरा फंक्शन पेस्ट हो गया था। बट अगर मुझे मल्टीपल सेल्स में सेम फंक्शन को डालना है तो इंस्टेड ऑफ एंटर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे दैट इंस्टेड ऑफ वन सेल मेरा हर एक सेल में एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। सो दिस इज द थिंग, इफ यू वांट टू लाइक पुट सेम फंक्शन इनटू डिफरेंट सेल्स तो आप सबको सेलेक्ट करके क्या कीजिए, पहले सेल में अपना फंक्शन टाइप कीजिए और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए जिससे कि वो सारे के सारे सेल्स में चला जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने एवरेज फंक्शन के फीचर की कि वो ब्लैंक सेल्स को कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए समहाउ यू वांट टू ऐड दीज सेल्स कि ठीक है ये ब्लैंक है तो इनकी वैल्यू एक तरीके से जीरो ले ली जाए और मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें इनका भी समअप करा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम यहाँ पे सिंपल जीरो टाइप कर सकते हैं वन बाय वन इन ऑल दोज ब्लैंक सेल्स। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो टाइप किया, इससे पहले मेरी वैल्यू 33.45 थी, बट जैसे ही मैंने जीरो टाइप किया आप देखेंगे मेरी वैल्यू कम होकर 30.66667 हो गई। दिस इज बिकॉज एक्सेल एवरेज फंक्शन has now taken this cell as the add up in a denominator। मतलब कि एक्सेल के एवरेज फंक्शन ने क्या किया, अपना जो डिनोमिनेटर था वो 1 से बढ़ा दिया और उससे मेरी डिवाइडिंग वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली एक एक करके इन ब्लैंक सेल्स में जीरो डालें, बट अगर आप चाहते हो कि हम मैनुअली जीरो नहीं डालें हर एक सेल में तो आप क्या कीजिए, आप इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप F5 अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। अगर आप लोग के कीबोर्ड में फंक्शन की एनेबल्ड है जो कि जनरली लैपटॉप्स में होती है या फिर हो सकता है आपने कर रखी हो, तो आपको वहाँ पे इंस्टेड ऑफ F5 सॉरी इंस्टेड ऑफ F5 आपको वहाँ पे फंक्शन F5 को यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फंक्शन F5 प्रेस करेंगे आपके पास गो टू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें स्पेशल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं ब्लैंक्स को सेलेक्ट करके यहाँ ओके करूँगा, आप देखेंगे कि मेरे पास जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट हो गए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ यू कैन से अ स्मार्ट सिलेक्शन विद मी, कि हमारे जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो यहाँ पर हमारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इन सब में जीरो डालना है, तो अगेन मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ एक ही सेल में जीरो पुट करके इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एंटर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि मेरे पास जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं उन सब में जीरो आ गया और अकॉर्डिंगली मेरी एवरेज की वैल्यूज भी चेंज हो गई। सो दिस इज द स्टेप। सो दीज आर 5 tricks, these are multiple tricks. The first one is the selection of blank cells. The second one is putting different a single value in different cells. तो अगर आपको इस तरीके के फास्ट वर्किंग को समझना है सो दीज ट्रिक्स कैन हेल्प यू अ लॉट। सो अगर मैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास मेरा कंट्रोल एंटर की ट्रिक और मेरी गो टू की ट्रिक जो है वो यहाँ पे पूरी हो गई है। अब मैं अपनी तीसरी ट्रिक में बढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक दी सीरियल नंबर लुक लाइक दिस। तो लुक लाइक दिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास सीरियल नंबर कुछ इस तरीके से टाइप्ड है, मगर मैंने इनमें से किसी भी सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप नहीं किया है। दीज आर ऑटोमेटिकली कम ओवर हेयर। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे मेरी 1 वाली वैल्यू टाइप है जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट छोड़ दी थी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे भी टाइप नहीं करूँगा। तो आप देखेंगे जैसे मैं 2 वाले सेल पे आता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को यूज़ किया हुआ है विच इज़ रो -1 और उसके बाद एंड के बाद कुछ लिखा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑटोमेशन ऑफ सीरियल नंबर इन एक्सेल। अगर आप किसी भी तरीके से अपने सीरियल नंबर को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं बेस्ड ऑन दी योर डेटा, कि आपका डेटा किस तरीके से मैनेज्ड है। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा वर्टिकली मैनेज्ड है और मैंने जो है यहाँ पे ऊपर एक ब्लैंक लाइन छोड़ रखी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रो फंक्शन का यूज़ किया। तो अगर आप लोग रो फंक्शन को नहीं जानते हैं तो रो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो आपके सेल की एक्टिव रो आपको शो करता है। जिस भी रो पे आप स्टैंड कर रहे होते हैं आपको वो उसका नंबर बता देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे रो टाइप करूँगा और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करूँगा तो आप देखेंगे रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस बिकॉज अगर मान लीजिए कि मुझे किसी और सेल की
रो नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C6 को प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 6। दिस इज बिकॉज आई हैव एंटर्ड C6 ओवर हेयर। तो छठी रो की छठी वैल्यू यहाँ पर आ गई। बट अगर मान लीजिए मैं इस रेफरेंस को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो जैसे ही मैं ब्लैंक छोड़ के एंटर प्रेस करूंगा ये मेरे एक्टिव सेल की रेफरेंस को उसके अंदर कैप्चर कर लेता है और मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। तो मैंने सिंपल एक फंक्शन को यूज़ किया, मैंने रो फंक्शन लगाया, उसमें से मैंने -1 कर दिया। रीजन बीइंग आई हैव लेफ्ट 1 रो एज ब्लैंक ऑन दी अबव, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे मेरे पास ये 1 आ गया। और अगर मैं इसे ड्रैग इन कर देता हूँ आगे तक, तो आप देखेंगे कि मेरे एक्टिव नंबर्स यहाँ पर 1 बाय 1 प्रेजेंट हो गए। अब अगर मुझे इसके सामने ये साइन भी लगाने हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पे एक एंड टाइप करूँगा और उसके बाद मैं डबल कॉमास में जो भी मुझे सिंबल्स इसके अंदर लगाने हैं, लेट से मुझे खाली एक डैश साइन ही लगाना है, तो मैं डैश को पुट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया, यहाँ पे वो थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑटोमेशन ऑफ सीरियल नंबर इन एक्सेल। सो आई कैन टेल यू वेरियस नंबर ऑफ वेज जिससे कि आप सीरियल नंबर को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 टाइप कीजिए और उसमें सिंपली 1 प्रेस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके सीरियल नंबर एग्जैक्टली इसी तरीके से ऑटोमेट होते चले जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है कि आप 2 1 4 नंबर यहाँ पे टाइप कीजिए और उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके सिंपली फ्लैश फिल, आपने शायद सुना होगा। आप अगर यहाँ पे ये जैसी ब्लैक, आप देखेंगे अभी मेरा कर्सर वाइट प्लस साइन में है, बट अगर मैं साइड वाले स्क्वायर पे लेके जाता हूँ अपने कर्सर को तो ये ब्लैक हो जाता है। तो मैं सिंपल अगर इसको पकड़ के ड्रैग इन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे नंबर ऑटोमेटिकली ड्रैग इन हो गए, प्रोवाइडेड ये नंबर ऑटोमेटेड नहीं है। अगर मैं कल को कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए मुझे 8 से स्टार्टिंग चाहिए, तो मैं एक ही जगह पे 8 लिखूंगा और मेरे नंबर नीचे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। बट वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा बिना दोबारा ड्रैग इन करे, बिना दोबारा टाइप इन करे। सो दिस इज अ मैनुअल वे। और भी काफ़ी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी, जैसे कि हमने रो फंक्शन को यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे पहले -1 कर दिया था जिससे कि हमारे पास 1 आ जाए। बट मान लीजिए कल को मैंने यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर दी तो आपको ये -2 बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को भी ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक और उसके बाद जो भी आपकी ऊपर वाली रो है उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एक रेशियो साइन पुट करके जिससे कि वो दोबारा आ जाए और आप इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो 1 नंबर था वो भी यहाँ पे आपका ऑटोमेट हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अब एक लाइन और ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये तो ट्रू हो गया और ऑब्वियसली ये भी सॉरी यहाँ पे ट्रू हो गया है। बट दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे मैंने बाय मैनुअल टास्क यहाँ पे ऐड अप किया था। अगर मैं यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल C करके नीचे पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे मेरा जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा और मेरा ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे वो 2 हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ ऑटोमेटिंग द सीरियल नंबर इन एक्सेल। और भी काफ़ी तरीके हैं। इट इज़ लाइक वेज इन एक्सेल आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर इमेजिनेशन कि आप कितना उसको यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। सो दिस इज समथिंग आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी यहाँ पर आ रही है तो आप वो क्वेरी मुझे टाइप करके बता सकते हैं जिससे कि मैं आपको उस क्वेरी में हेल्प कर दूँ, आपको आपकी क्वेरी में अभी सॉल्व कर दूँ जो भी आपकी क्वेरी होगी। इन केस अगर वो क्वेरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी या फिर अभी सॉल्व करने की मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगी तो हम उसको ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर अप कर लेंगे, जैसे कि हम आज कर रहे हैं पिछले लेक्चर की क्वेरीज। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप टाइप कर दीजिए सो दैट हम उसको कवर अप कर पाएँ, आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपनी 4th ट्रिक पे विच इज़ शॉर्टकट टू क्रिएट अ चार्ट। तो इसके लिए हमें अपनी T2 वाली शीट पे आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक सेम डेटाबेस बना हुआ है जो कि हमने बेसिक वाली शीट में यूज़ किया था। अब अगर मान लीजिए आपको एक क्विक चार्ट यहाँ पर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो इंसर्ट में जाके आप अपना चार्ट चूज़ कीजिए, बट दैट इज़ अ यू कैन से अब लेंदी ट्रिक, आपको वहाँ पे 2-4 सेकेंड लग सकते हैं ज़्यादा। बट अगर मान लीजिए आपको क्विकली तुरंत ही कोई चार्ट चाहिए तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ Alt F1। मैंने उस शॉर्टकट को यहाँ पे लिख भी दिया है जिससे कि आपको बाद में उसको यूज़ करने में ईजीनेस हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे Alt F1 प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि मेरा डेटा एकदम से सेलेक्ट हुआ और मेरे पास मेरा एक चार्ट बन के आ गया। अच्छा, ये चार्ट जनरली एक्सेल बनाता है बेस्ड अपॉन योर डेटा। आपका डेटा जिस भी तरीके का होगा
उस तरीके का आपको बेस्ट सूटेबल चार्ट एक्सेल बना के देगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे टोटल गलती से सिलेक्ट कर लिया था, तो मेरे पास टोटल भी आ रहा है विच इज़ लाइक डिस्टर्बिंग माई एंटायर चार्ट वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टोटल को छोड़ देता हूँ और उसके बाद ऑल्ट F1 प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरा चार्ट यहाँ पर बनकर आ गया। और अब मैं चाहूँ तो इसको बेस्ड अपॉन माई यूज़ एडिट कर सकता हूँ। इवन अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं जाके चेंज भी कर सकता हूँ बाय गोइंग इनटू दिस टैब और लाइक चेंजिंग इन वट एवर वे आई वॉन्ट। अगर मैं चार्ट टाइप चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो लेट से अगर मुझे पाई चार्ट चाहिए था तो मैं इसको चेंज भी इस तरीके से कर सकता हूँ। सो बेसिकली दिस इज this is completely related to shortcut to create a chart which is alt F1. So I hope you have liked it. अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर विच इज़ दी ऑटोसम शॉर्टकट एंड कॉमा फॉर्मेट शॉर्टकट। तो ऑटोसम का शॉर्टकट तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी विच इज़ ऑल्ट इक्वल टू। तो अगर आपको किसी भी डेटाबेस का टोटल करना है, अगर आपका डेटा परफेक्टली मैनेज्ड है, जैसे कि उसके अंदर कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द नॉर्मल सम फंक्शन आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे वैसे ही आपका जो है सम का फंक्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और सिंपल आप इसको इस तरीके से ड्रैग इन कर सकते हैं। अगर आप नॉट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लगाना चाहते हैं तो भी आपको ऑल्ट इक्वल टू वर्क करता है। एक्सेल हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, तो वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपके डेटा सेट को समझता है और उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। सो दिस विल हेल्प अ लॉट टू अस इन लाइक रिड्यूसिंग अवर वर्क टाइम। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस ऑल्सो। इस तरीके की इंटेलिजेंस जो मैंने एक्सेल की थी वो आपको अपने पिछले लेक्चर में दिखाई थी बाय यूजिंग द गोल सीक टूल। तो आपने देखा था दैट विदाउट एनी सिलेक्शन एक्सेल ने किस तरीके से हमारी शीट को रीड किया था और रीड करके हमारी परसेंटेज को 100% पे लेके गया था, जिससे कि हमारे जो गोल है वो हमारा सीक हो पाता। सो दैट इज बेसिकली द कंप्लीट गोल सीक टूल थिंग। तो आप लोग जानते हैं कि एक्सेल हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, वो हमारी काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉमा फॉर्मेट के ऊपर। तो बेसिकली कॉमा फॉर्मेट क्या होता है, जनरली हम लोग जो इंडियन हमारे कॉमास होते हैं कि 1000 के बाद एक कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो उसका शॉर्टकट जनरली एक्सेल में ऑल्ट HK होता है। तो अगर आप ऑल्ट HK प्रेस करेंगे तो आपका डेटा कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा। बट मेरे पास जो क्वेरी आई थी वो क्वेरी ये नहीं थी, वो क्वेरी बेसिकली ये थी कि मेरे पास जो भी जिन्होंने मुझसे वो क्वेरी आस्क करी थी वो उनके पास वहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट आ रहा था, इंडियन फॉर्मेट नहीं आ रहा था। तो बेसिकली जब भी अगर आपको इंग्लिश फॉर्मेट को हटा के इंडियन फॉर्मेट अपने वहाँ अप्लाई करना होता है तो आप क्या कीजिए, आप एक्सेल की उसके अंदर गलती नहीं है, बिकॉज एक्सेल इज डिस्प्लेइंग योर डेटा बेस्ड अपॉन व्हाट यू आर। तो आपने जो भी लैंग्वेज अपने डेस्कटॉप पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखी होगी वो लैंग्वेज एक्सेल ने वहाँ पे यूज़ कर रखी होगी। तो अगर आपको वो चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, आप जाइए लैंग्वेज की सेटिंग में, और जैसे ही आप लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके ये देख पाएंगे कि आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी होगी वो इंग्लिश तो सेलेक्टेड होगी, बट उसके आगे या तो UK या US लिखा होगा। अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या कीजिए कि आप इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज को इंस्टॉल कीजिए, और उससे क्या होगा कि आपके पास आपके जो कॉमास हैं वो आपके अकॉर्डिंग बन के आने लगेंगे। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे विच इज़ द ड्रॉप डाउन। तो मेरे पास जनरली एक क्वेरी आई थी कि हम ड्रॉप डाउन किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, बट मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया क्वेरी को। मैं आपको उसमें 2-4 चीज़ें साथ में समझाना चाहता हूँ। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ड्रॉप डाउन की। अगर मुझे वैल्यूज से ड्रॉप डाउन लगाना है तो हम किस तरीके से करें। तो बेसिकली ड्रॉप डाउन क्या होता है, ड्रॉप डाउन इज नथिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटा वैलिडेशन ट्रिक। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेल का एक फीचर है जिसमें एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है विद अ फीचर टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री इन अ सेल। ठीक है, अगर मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊँ तो ऑब्वियसली मुझे डेटा टैब पे उसका ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप में मुझे डेटा वैलिडेशन लिखा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स। बेसिकली जो भी लिस्ट ऑफ रूल्स आप प्रोवाइड करेंगे उसमें से ये वैल्यूज को पिक करेगा टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। तो बेसिकली क्या है कि जो भी आप सेट ऑफ रूल्स एक्सेल को दोगे उस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेल क्या करेगा, आपके किसी सेल में डेटा एंट्री जो भी है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा।
सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेटा वैलिडेशन थिंग, जो कि हम लोग ड्रॉप डाउन की तरीके से बोलते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ ड्रॉप डाउन। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने डेटा वैलिडेशन को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास करेंटली एनी वैल्यू आ रहा है, क्योंकि इस समय जो रूल लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, जो एक्सेल के अंदर रूल लगा हुआ है वो है एनी वैल्यू, कि हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि आप किसी भी सेल के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो, whether it is a number, whether it is a text, whether it is a symbol, or whether it is any sort of function, formula, or anything, even an error if you want to put, so you can put it. बट अगर मुझे इस रिस्ट्रिक्शन को चेंज करना है तो मैं इस ड्रॉप डाउन को चेंज करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा लिस्ट का। तो जनरली अगर मैं एक्सेल को ये बताऊंगा इस तरीके से कि लिस्ट के अंदर मैंने जो डेटा दिया है सिर्फ वो ही डेटा मेरे एक्सेल सेल के अंदर आ पाए। तो टू मेक इट इजी फॉर द यूजर, अगर आप एक्सेल के पुराने 2003 वर्जन में जाएंगे तो वहां पे आपको ड्रॉप डाउन चलता हुआ नहीं दिखेगा। द रीजन बीइंग दैट एक्सेल वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो अगर आप वहाँ पे लिस्ट लगाओगे तो जो भी पर्सन है उनको खुद ही से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने लिस्ट में उनको क्या चीज़ दी है। बट अगर मैं इस समय लेट से यहाँ पे मैं a कॉमा बी मैं नॉर्मल अपने हाथ से यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे पुट करूंगा, तो आप देखेंगे एक्सेल ने मुझे एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड कर दिया टू लेट मी नो कि यहाँ पे मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। सो दिस इज अ थिंग विद द एक्सेल डेटा वैलिडेशन। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे ए या फिर बी ही डाल पाऊंगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेरे ये नंबर अपने आप चेंज हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज आई हैव नॉट पुट देम मैनुअली सॉरी। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल फंक्शन का यूज़ किया है टू जनरेट दीज नंबर्स। तो मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा आज के लेक्चर में ही। सो लाइक दिस इज दी नॉर्मल डेटा वैलिडेशन। हम लोग अपने डेटा वैलिडेशन पे ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये तो नॉर्मल डेटा वैलिडेशन थी जिसमें मैंने सोर्स अपने हाथ से टाइप किया। बट लेट्स से कि अगर मेरा सोर्स इस तरीके से किसी डेटा सेट में मैनेज्ड है तो मैं उसको किस तरीके से पुट करूंगा। तो पहले मैं पुराना सोर्स यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इस एरो का यूज़ करूंगा, और इस एरो की यूज़ करने के बाद मैं अपने डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मुझे कुछ भी टाइप करने की नीड नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन को ओपन करूँगा, ये सारी वैल्यूज मेरे पास विजिबल यहाँ पर रहेंगी। अब तीसरा तरीका होता है बाय यूजिंग द नेम्ड रेंज। तो मान लीजिए कि मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला टैब में मुझे मेरी नेम्ड रेंज मिलती है यहाँ पे डिफाइन नेम्स में। तो अगर मैं इसका कोई भी नाम सेट कर देता हूँ, और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट नेम बॉक्स में जाइए और इसका नाम यहाँ पे पुट कर दीजिए। लेट से मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पुट करके एंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे कि अगर मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा नेम बॉक्स है वहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ एनी सिलेक्शन, अगर मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ मुझे सिलेक्शन दिखाई देता है। बट अगर मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन नहीं, एक नाम लिखा हुआ दिखेगा। और वो सेम चीज़ मैं अपने डेटा वैलिडेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ अब, कि अगर मैं लेट से इस सेल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इंस्टेड ये यहाँ पे मुझे पहले पूरी सिलेक्शन देनी पड़ी थी, बट अब मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स को टाइप कर दूंगा और यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। ओके, सो लाइक जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को पुट किया, मुझे इक्वल साइन को हटाना था, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास अभी करेंटली नहीं आई है बिकॉज आई हैव नॉट पुट दोज कॉमास ओवर हेयर जो कि मुझे यहाँ पे पुट करने चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट्स टाइप करूँगा, आप देखेंगे कि मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ करेंटली प्रॉब्लम हो रही है इन लाइक सेलेक्शन दिस एंटायर नेम्ड रेंज, बट आप यहाँ पे नेम्ड रेंज भी पुट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद यू। So this is something with the named ranges as well. So I hope you have liked it. अब हम उसके साथ सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ भी थी, that is to put a VLOOKUP with the drop down। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने सबसे पहले डेटा वैलिडेशन को ठीक कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ कुछ नेम्ड रेंज के साथ प्रॉब्लम हो गई है करेंटली। अब मैं यहाँ पे अगर VLOOKUP लगाना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करूँगा। सो दिस इज VLOOKUP। उसके बाद मुझे जनरली लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आएगी मेरे पास मेरा टेबल एरे सेलेक्ट करना जो कि मेरा डेटा है। फिर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए प्राइस की विच इज़ माई सेकंड कॉलम नंबर। तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा और उसके बाद ऑब्वियसली मैं मैच में यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पुट करूँगा। सो दिस इज़ वन थिंग। अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया है तो करेंटली मेरी वैल्यू यहाँ पे 15.78 है, तो वो यहाँ पे विजिबल हो गई। अब मान लीजिए अगर मैं प्रोडक्ट को बदल लेता हूँ, मैं 1 कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 1 की वैल्यू 12.11 मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो गई। सो इफ यू वांट टू यूज ड्रॉप डाउन विद VLOOKUP यू कैन यूज इट लाइक दिस टू लाइक हैव डिफरेंट आंसर जब भी आप ड्रॉप डाउन को चेंज करें।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, विच इज़ टू रिमूव फॉर्मेटिंग एंड रिमूव ऑल डेटा। तो जनरली मैंने क्या देखा है कि लोग जब भी किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो वो पहले अपने डेटा सेट को कॉपी करते हैं, फिर उसको पेस्ट वैल्यू करते हैं और उसके बाद पुराने डेटा सेट को डिलीट करते हैं। बट अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है तो आप क्या कीजिए, आप दो सिंपल शॉर्टकट्स को याद कर लीजिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखे थे, दैट इज ऑल्ट ई ए एफ और ऑल्ट ई ए। तो ये दो हमारे पास शॉर्टकट है। तो मैं वापस अपने शीट पे आ जाता हूँ। तो मान लीजिए अगर मुझे इस शीट के अंदर से पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग हटानी है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू करके पेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपल एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा विच इज़ ऑल्ट ई ए एफ। और जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया, आपने देखा कि मेरी सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई। सो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ जिससे कि मेरा डेटा पहले जैसा हो जाए और आप इस फाइल को यूज़ कर पाएँ अपने पास भी। अच्छा, उसके बाद अब आती है बात कि मान लीजिए मुझे पूरा डेटा ही हटाना है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा डेटा तो चला गया लेकिन मेरी फॉर्मेटिंग नहीं गई। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं डिलीट करूँ, फिर मैं ऑल्ट ई ए एफ कर दूँ जिससे मेरी फॉर्मेटिंग हट जाए। बट उससे भी बढ़िया है कि मैं दूसरा शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ विच इज़ ऑल्ट ई डबल ए, जिससे कि मेरा पूरा का पूरा डेटा ही यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कितना ईजी है एक्सेल के अंदर इस काम को करना, बट हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स खुद बनाते हैं। पहले कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, उसके बाद पुराना डेटा हटाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करते हैं तो आपको होम टैब पे यहाँ पर ये क्लियर का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, कमेंट और हाइपर लिंक तक का ऑप्शन यहाँ से मिल सकता था। सो दिस इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज इफ यू एक्सप्लोर एक्सेल यू कैन लर्न इट बेटर। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्टकट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर विच इज़ टू रिमूव अ डुप्लीकेट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के दो लोगों के नाम लिखे हैं जो कि यहाँ पे मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो अगर मुझे डुप्लीकेट्स को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑल्ट ए एम। तो जब भी मैं ऑल्ट ए एम को यूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो अगर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा ऑल्ट ए एम और मेरे पास यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल ने मेरा कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया है विच इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, एक्सेल को कैसे पता चला कि इसकी हेडिंग का नाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही है? दिस इज बिकॉज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है माई डेटा हैज हेडर्स। तो अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जगह कॉलम बी आ गया, बिकॉज अब एक्सेल ने इस फर्स्ट हेडिंग को भी एज अ डेटा कंसिडर कर लिया। तो अगर मैंने हेडिंग बना रखी है तो मैं इसे चेक करूंगा, अगर मैंने हेडिंग नहीं बना रखी है तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। अगर आप इसे बिना हेडिंग के बिना हेडिंग के अनचेक कर देंगे, सॉरी चेक कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी मल्टीपल बार जो भी पहली वैल्यू होगी वो विजिबल हो जाएगी। और अगर आप इसका रिवर्स करते हो तो आपकी जो हेडिंग है वो भी एक वैल्यू बन जाएगी और उसकी भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज द थिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अब मेरे पास हेडर्स है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ दैट माई डेटा हैज हेडर्स और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास 8 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई थी, जिसमें से रिमूव हो गई हैं 8 की 8 और 2 यूनिक वैल्यूज जो है उनमें से वो यहाँ पे मेरे पास विजिबल हो गई है। तो मैं यहाँ पे अगेन कंट्रोल Z कर देता हूँ जिससे कि आप इस फाइल को बाद में अपने पास यूज कर पाए टू टेस्ट दिस शॉर्टकट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं टू कंबाइन द टेक्स्ट। तो आपने देखा था कि जैसे ही मैंने सीरियल नंबर को ऑटोमेट किया था उस समय मैंने वहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज़ किया था। तो वो सिंबल का यूज़ जैसे ही मैंने किया था मैंने वहाँ पे एक एंड साइन का यूज़ किया था, सो दैट सेम थिंग कैन बी यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट टुगेदर। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हैं, तो अगर मुझे इन लोगों को कंबाइन करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपने दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा। कुछ लोग इसे कंबाइन मल्टीपल सेल्स भी बोलते हैं, बट जनरली आप सेल को कंबाइन नहीं कर रहे हो, आप सेल की वैल्यू को कंबाइन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे पहले पहला सेल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद एक स्पेस देके एंड प्रेस करूँगा और उसके बाद दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा डेटा यहाँ पर कंबाइन हो गया। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे तक के मेरे सारे के सारे जो नाम है वो पूरे आ गए। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मेरे पास स्पेस नहीं है। तो अगर मुझे एक स्पेस पुट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एंड के बाद मुझे तो ये डबल कॉलोन का साइन होता है, ये पुट करके एक स्पेस इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा
और फिर इसे क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करते ही मैं यहाँ पे दोबारा एक एंड प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली मैंने बीच में बस एक स्पेस एंटर कर लिया। तो अब मैं जैसे एंटर करूंगा आप देखेंगे कि इस नाम में अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस आ गया है। अगर मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास सारे के सारे नामों में अब स्पेस यहाँ पर आ गया है। सो दिस इज द थिंग विद द कंबाइंड टेक्स्ट। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमने पूरा ये यहाँ तक में कोई क्वेरी अपनी छोड़ी तो नहीं है। तो हमने कंट्रोल एंटर यूज कर लिया, F5 भी कर लिया, सीरियल नंबर भी कर लिया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब एक ये क्वेरी बचती है, पेस्टिंग एक्स्ट्रा आइटम टू अ सेपरेट कॉलम, बट ये आगे की शीट में है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेरी आती है विच इज़ टू सेंड दी बल्क ईमेल्स। तो देखिए, बल्क ईमेल्स के लिए हमें एक पूरा सॉफ्टवेयर टाइप का बनाना पड़ता है एक्सेल के अंदर, जो कि मेरे पास बना हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझसे प्लीज़ मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके लिंक शेयर कर दूंगा। सो दैट इज़ द थिंग आई कैन नॉट शो यू ओवर हेयर। फिर हमने नेम रेंज भी यूज़ कर ली, शॉर्टकट भी देख लिया, और अपने टेक्स्ट को भी हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया, डुप्लीकेट भी रिमूव कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी 10th शीट के ऊपर, विच इज़ सॉरी 8th शीट के ऊपर, विच इज टेक्स्ट टू कॉलम। सो टेक्स्ट टू कॉलम क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली एक्सेल का एक फीचर है जो कि हमारी हेल्प करता है टू डिवाइड अवर डेटा। तो आपने देखा कि अभी हमने जो ट्रिक यूज करी थी दैट इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, बट अब हम जो ट्रिक यूज कर रहे हैं दैट इज टू डिवाइड अवर डेटा इन द सेम मैनर। तो अगर मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो दो नाम एक ही सेल में लिखे हुए हैं, और मुझे इन नामों को अलग करना है इनटू टू डिफरेंट कॉलम्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसको मैनुअली 1 बाय 1 करूँ, बट दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। स्पेशली यहाँ पे तो सिर्फ गिन के 14 रोज हैं, बट आपके ओरिजिनल डेटा में माइट बी थाउजेंड्स ऑफ रोज हो सकती हैं। तो आप उस समय उसको मैनुअली ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, आप डेटा टैब में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। तो इसका शॉर्टकट होता है वैसे ऑल्ट ए ई। तो आपने देखा कि हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट का था ऑल्ट ए एम, डेटा वैलिडेशन का था ऑल्ट ए डबल वी, और अब टेक्स्ट टू कॉलम का आ रहा है ऑल्ट ए वी ए ई सॉरी। So this is because they all are into the same tab which is the data tab, क्योंकि हम डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं, और इसलिए उसका शॉर्टकट ऑल्ट ए होता है टू बेसिकली एक्टिवेट डेटा टैब। तो उसके बाद इनके अपने स्पेसिफिक शॉर्टकट है एम ई और डबल वी करके। सो दिस इज दी लाइक सेम थिंग इन ऑल दोज थिंग्स बिकॉज वी आर मैनिपुलेटिंग डेटा। तो हमने डेटा टैब को ही एक्सेस करना है वहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, पहला डिलिमिटेड और दूसरा फिक्स्ड विद। तो अगर मान लीजिए मेरा डेटा इस तरीके से मैनेज है कि मुझे फिक्स विद में डिवाइड करना है, मतलब कि मुझे डेटा के बीच में एक लकीर खींचनी है, तो मैं फिक्स विद का यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किसी का नाम बड़ा है किसी का छोटा है, तो ऑब्वियसली मैं बीच में एक लाइन एंटर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिलिमिटेड को यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं टैब, सेमी कॉलम, कॉमा, स्पेस और अदर। तो अगर मेरा डेटा इनमें से किसी भी चीज़ से डिवाइडेड है तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई और भी सिंबल है तो मैं यहाँ अदर करके उसको पुट कर सकता हूँ। लेट से अगर @ होता तो मैं यहाँ पे उसको पुट कर देता। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा डेटा यहाँ पे कॉमास में डिवाइडेड है, तो मैंने जैसे कॉमा में क्लिक किया, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मेरा डेटा इस तरीके से विजिबल हो रहा है। बट जैसे ही मैं कॉमा पे क्लिक करूंगा आपने देखा कि कॉमा से मेरा डेटा डिवाइड हो गया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश करूंगा आप देखेंगे कि मेरे दोनों नाम यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में आ गए। सो लाइक दिस आवर्स ऑफ वर्किंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू सेकेंड्स। अगर हम ओरिजिनल डेटा की बात करें, मेरे पास अगर ओरिजिनल डेटा होता और वो मुझे डिवाइड करना होता, लेट्स से कि आप पे दो नाम नहीं लिखे होते, आपको फर्स्ट फुल नेम लिखा होता और आपको उसको फॉर एनी पर्पस आपको फर्स्ट नेम सेकंड नेम में डिवाइड करना होता, तो आपको कितना टाइम लगता। बट विद टेक्स्ट टू कॉलम कैन डू दैट सेम थिंग इन अ सेकंड। सो दिस इज द थिंग विद द टेक्स्ट टू कॉलम। अब हम बढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई भी साइन नहीं है बीच में, सिर्फ एक स्पेस है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन को यूज़ किया है बिकॉज माई डेटा इज कंटिन्यूसली इन एन वर्टिकल मैनर। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट ए ई शॉर्टकट यूज़ करूँगा टू गेट माई टेक्स्ट टू कॉलम। फिर डिलिमिटेड पे जाऊँगा, बट इंस्टेड ऑफ कॉमा दिस टाइम मैं यहाँ पे स्पेस पे सेलेक्ट कर लूँगा और आप देखेंगे कि मेरा डेटा यहाँ पर नेक्स्ट करते ही दूसरे कॉलम में आ गया। सो दिस इज द थिंग विद द टेक्स्ट टू कॉलम। अब मैं इनसे एक को ही खाली कंट्रोल Z करता हूँ जिससे कि आपको रिजल्टिंग डेटा भी दिखे और आपको एक अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर फाइल मिल जाए। फिर हम बढ़ते हैं T9 में। सो दिस इज अ क्वेरी दैट हैव कम टू मी
यहाँ पे लिखी हुई थी ये, अभी हमने देखा था दैट पेस्टिंग एक्स्ट्रा आइटम टू सेपरेट कॉलम लाइक डेबिट क्रेडिट या फिर पीसीएस एक्सेट्रा। तो अब आप देखेंगे कि दिस इज द सेम थिंग वी कैन डू दैट विद द यूज ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। आप लोगों को अभी खुद ही समझ में आ गया होगा कि अब मैं इस तरीके से ये जो पीसेस विसेस लिखे हुए हैं इसे भी अलग कर सकता हूँ। बट मैंने यहाँ पर एक और केस भी लिया है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, लेट से हम टैली से एक्सपोर्ट करते हैं, तो कभी भी हमारे अमाउंट्स में डेबिट क्रेडिट आ जाता है। इवन मैंने देखा है कि जब आप सैप से अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हो तो उस समय वैसे तो वो पूछता है कि आपको करेंसी चाहिए, अगर चाहिए तो सेम कॉलम में चाहिए या नेक्स्ट कॉलम में चाहिए। बट मान लीजिए अगर बाय चांस बाय मिस्टेक आपने डेटा को सेम कॉलम में विद द करेंसी पुट कर दिया है, तो आप उसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका सेम डेटा है, पहली ट्रिक है कि आप इसको विद स्पेस कॉपी कर लीजिए, फिर अपने डेटा को पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एफ पे जाके जैसे आप रिप्लेस पे जाएंगे, यहाँ पे फाइंड वर्ड में पीसीएस लिखिए और ब्लैंक के साथ इसको रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मेरा डेटा वापस नंबर में कन्वर्ट हो गया, वो सारे के सारे पीसेस यहाँ से चले गए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, सेम कि हम इस डेटा को सेलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं। वैसे तो मैं इसमें फिक्स विथ भी कर सकता हूँ, तो मैं फिक्स विथ करके यहाँ पे बीच में एक एरो भी पुट कर सकता हूँ। बट मान लीजिए मैं डिलिमिटेड से ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज वैल्यूज़ भी 1000 लैक्स में हो सकती हैं। स्पेस सेलेक्टेड है ऑलरेडी मेरा, मैं नेक्स्ट करके फिनिश करूँगा। ये मेरा दूसरी लाइन में आ गया, बिकॉज कंट्रोल एफ वाले ऑप्शन से मेरी वैल्यू गायब हो गई थी, वो दूसरे कॉलम में नहीं आई थी। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि आप इस पीसीएस को बाय यूजिंग योर लेफ्ट और राइट आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जिस जगह पे जाना चाहता हूँ वो है ये डेटा सेट। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके इस पीसेस को रिमूव करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ये सेम पीसीएस को करके रिप्लेस ऑल करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ गया था एक्सेल इज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग टू रिप्लेस। और यही चीज़ जनरली हमारे पास हमारे टैली डेटा के साथ कभी कभी हो जाता है, जो भी हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, कि वहाँ पे हमारे पास जो हमारा डेबिट क्रेडिट है वो हमें दिखता तो है लेकिन वैल्यू में होता नहीं है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी देखूँ तो आप देखेंगे 100 ही लिखा हुआ है, पीसीएस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आप जाइए होम टैब पे और यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग में हमेशा उसके कस्टम ही दिखेगा। अगर ऐसा केस होगा आपका, आप इस ड्रॉप डाउन को नीचे ओपन कीजिए और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में आप जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, जनरल विद पीसीएस या फिर विद डेबिट या क्रेडिट। तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए, जो भी एडिशनल है इसे रिमूव करके जैसे आप ओके प्रेस करोगे आपका पीसीएस यहाँ से चला जाएगा। वैसे ऑल्दो ये पीसीएस आपको किसी भी चीज़ में अगर इस तरीके से बना हुआ है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप इसको जैसे ही पूरा सेलेक्ट करेंगे आपका सम काउंट एवरेज हर चीज़ यहाँ पर आपको अलॉन्ग विद दिस पीसीएस मिल जाएगी। सो दिस इज अ वन थिंग एज वेल। अब जिसकी वो फाइंड वाली ट्रिक है जो लैन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमने अपने कोर्सेज में एक्सेल ट्रिक्स वाले कोर्स में डिस्कस करी है। तो अगर आप काफ़ी सारे एक्सेल की ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, उस कोर्स में अराउंड 2500 प्लस ट्रिक्स हैं। मैंने पहले तो उसमें 1000 या 500 डालने की सोची थी, बट फिर मैंने कहा कि सारी की सारी ट्रिक्स एक ही कोर्स में डाल देता हूँ। तो दैट कोर्स कंसिस्ट ऑफ 2500 ट्रिक्स एज वेल, और वो भी थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाला है। तो आप मुझे उसके लिए भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अब हम बढ़ते हैं सेलेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू की ट्रिक पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैजिक ऑफ कंट्रोल एफ। तो बेसिकली ये ट्रिक्स भी उन्हीं ट्रिक्स में से एक्सक्लूड करी हुई हैं, कुछ जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। तो हमारे पास पूरा एक सेक्शन है विच इज द सेक्शन ऑफ मैजिक ऑफ कंट्रोल एफ जो के अंदर है। तो उसमें मैं आपको यहाँ पर उसकी कुछ ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ, जिसमें से पहली ट्रिक है टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक वैल्यू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लोगों के नाम अगेन मल्टीपल टाइम लिखे हुए हैं। तो लेट से मुझे अपना ही नाम सेलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ अंशुमन नाम इसमें सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैनुअली 1 बाय 1 इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट ये चीज़ थोड़ी सी टाइम टेकिंग भी हुई, प्लस ये पॉसिबल हुआ बिकॉज यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कुछ गिनी चुनी रोज ही है। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल प्रैक्टिस डेटा। तो आप वहाँ पे मैनुअली इसको करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, गलत सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ सिलेक्शन छूट जाएगा, प्लस आपका काफ़ी टाइम उसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल एफ को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ
उसके बाद मैं जैसे ही अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, या फिर मैं अगर सेलेक्ट नहीं भी करता, लेट से मेरा अलग अलग कॉलम्स में है, तो मैं कंट्रोल एफ में जाऊँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस पीसीएस ये अंशुमन वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस फाइंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक पूरी रो यहाँ पर आ गई है जिसमें जितनी भी जगह पे मेरा नाम लिखा है वो सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं इसमें से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा विच इज़ कंट्रोल ए। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए को पुट किया, आपने देखा कि सारे वो सेल जिनमें मेरा नाम लिखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा और अब मैं जो भी चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। हो सकता है इसकी जगह मुझे कोई और नाम पुट करना हो, तो मैं यहाँ पे वो नाम लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा, जो कि हमारी ट्रिक थी। और आपने देखा कि सारे के सारे हमारे यहाँ पे नाम चेंज हो गए। प्लस लेट से मैं कुछ भी फॉर्मेटिंग या हाईलाइटिंग कुछ भी चेंज यहाँ पे सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक सेल्स में कर सकता हूँ। सो दिस इज द मैजिक ऑफ कंट्रोल है टू बेसिकली सेलेक्ट द स्पेसिफिक वैल्यू। अब इसी तरीके से सेम हमारे पास आता है सेलेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में क्या होगा, जनरली जैसे ही आप कंट्रोल एफ करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं ऑब्वियसली कंट्रोल एफ आपका बाय डिफॉल्ट इस तरीके से ओपन कर होता है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहीं पे भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा और आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो फाइंड फाइंड फॉर्मेट डायलॉग या फिर जो फॉर्मेट सेल डायलॉग है वो अपीयर हो जाता है। वो अपीयर हो जाता है। बट अगर लेट से आपको सिलेक्शन बेस्ड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये चूज फॉर्मेट सेल पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपको एक्सेल ऑप्शन दे देगा टू सेलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल। तो लेट से कि मुझे ये येलो वाले सेल से सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू भी आ गया और जैसे मैं फाइंड ऑल करूंगा तो सेम मेरे पास मेरी लिस्ट आ जाएगी और उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूँ। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू कि उस सेल में क्या वैल्यू है, फॉर्मेटिंग के बेस पे भी मैं स्पेसिफिक सिलेक्शन अपनी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। सो दिस इज अगेन अ ट्रिक विद योर कंट्रोल एफ थिंग। अब हम उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अपनी लास्ट ट्रिक पे विच इज़ दी जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक्स को बताने में अपनी वीबीए वाली ट्रिक को भूल गया, तो पहले हम अपनी वीबीए वाली ट्रिक को यहाँ पर देख लेते हैं। तो करेंटली मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की फ़ोटो लगाई है, बिकॉज लोगों की फ़ोटो लगाना थोड़ा कभी कभी दिक्कत वाला हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना एप्पल सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ मेरी एप्पल की फ़ोटो आ जाएगी। जैसे मैंने मान लीजिए ग्रीन वाला पाइनएप्पल सेलेक्ट किया तो मेरे पास उसकी यहाँ पे फ़ोटो आ रही है। सो दिस इज़ द सेम थिंग जो कि हम लोग अपने एम्प्लॉय कार्ड में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपने वहाँ पे देखा था कि हमने अपनी 1 2 3 4 जो वैल्यू थी वो 1 2 3 4 वाली वैल्यू हमने ड्रॉप डाउन से भी चेंज करी थी और इवन हमने वैल्यू पुट करके भी चेंज करी थी। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहें तो आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ वैसे ही मेरी फोटो भी साथ में चेंज हो रही है। सो दिस इज दी वीबीए कोड फॉर द सेम। सो दिस इज दी वीबीए कोड फॉर द सेम। अब मैं अगर इसके वीबीए कोड पे बढ़ूँ तो मुझे अगेन डेवलपर टैब में ही आना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और मुझे अपने विजुअल बेसिक्स को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक शीट कोड बना हुआ है। तो जनरली मैं इसको शीट कोड क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास सबके बाद वर्कशीट कोड मेरा यहाँ पे शुरू हो गया है। दिस इज नॉट अ मॉड्यूल। आप जनरली अगर आप लोगों ने पहले वीबी में वर्किंग करी होगी तो आपको पता होगा कि हम ये मॉड्यूल एंटर करके उसके अंदर कोड्स बनाते हैं। बट अगर मेरा कोड किसी भी तरीके से शीट के चेंज पे या शीट की किसी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो मैं उसको इंस्टेड ऑफ अ मॉड्यूल शीट के अंदर ही पुट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी ये शीट बनी यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। अच्छा, ये जो इतना कंफ्यूजिंग सा टेक्स्ट है आप इसको खुद से ना भी पुट करना चाहें तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वर्कशीट सेलेक्ट कीजिएगा जनरल की बजाय। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन चेंज को सेलेक्ट किया हुआ है जिससे कि मेरा ये डिफॉल्ट टैब यहाँ पे टाइप हो गया। ये आपको खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने वैल्यू डिफाइन करी। तो जब भी हम वीबीए में वैल्यू डिफाइन करते हैं हम लोगों को डिम यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने दो चीज़ें डिफाइन करी। पहला एम्प्लॉय की पिक्चर जो कि ये फोटो है। दूसरी चीज़ मैंने डिफाइन करी इस पिक्चर का डेस्टिनेशन जहाँ पर ये फोटो सेव्ड है।
ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन करी फोटो, जो कि फोटो वहाँ पे पड़ी हुई है मल्टीपल। उसके बाद दूसरी मैंने देखी पिक्चर का डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरी वो फोटो सेव्ड है। उसके बाद मैंने देखी यहाँ पर एक इफ सेट का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ टारगेट डॉट एड्रेस इज इक्वल टू रेंज A2 डॉट एड्रेस। तो बेसिकली A2 मैंने यहाँ पे इसलिए पुट किया बिकॉज मेरा जो यहाँ पे एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन है वो A2 सेल के अंदर है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। सो अगर ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मेरा एड्रेस जो है वो समाउ A2 के अंदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो, फॉर एग्जाम्पल वो चेंज होता है तो यहाँ पे क्या हो कि जो मेरी पहली वाली फोटो यहाँ पर विजिबल है, जो कि करंटली यहाँ पे एप्पल वाली फोटो है, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाए। तो मैंने लिखा एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट डिलीट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कोड। VBA में कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे गुआवा सेलेक्ट कर लिया तो मेरी पुरानी फोटो डिलीट हुई और उसके बाद मेरे पास नई फोटो यहाँ पे एंटर हो गई। अब एंटर कैसे हुई, तो मैंने सबसे पहले जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो डिफाइन कर दी। ये मेरी डेस्टिनेशन में फोल्डर है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं अपने फोल्डर पे पहुंच जाऊं तो यही इसका डेस्टिनेशन है पूरा। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया है। आप जब भी इसको अपने घर पे ट्राई करें तो इस डेस्टिनेशन को चेंज जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके पास हो सकता है ये सेम ना हो। और उसके बाद मैंने इस डेस्टिनेशन के आगे सिंपल लगा दिया कि A2 सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो वैल्यू, और उसके बाद जो भी A2 के अंदर वैल्यू लिखी है वो वैल्यू, और उसके बाद डायरेक्ट से वहाँ पे PNG सेलेक्ट हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास रेंज A2 डॉट वैल्यू एंड डॉट PNG, बिकॉज मेरी सारी इमेजेस का फॉर्मेट PNG ही है। बट JPEG में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी पड़ती है एक्सेल के साथ, तो आप PNG यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी इमेजेस JPEG में है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑनलाइन कन्वर्टर, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद यू। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ये पूरा एड्रेस डिफाइन कर दिया, फोल्डर पे आ गए और फोल्डर के बाद A2 की वैल्यू के आगे मैंने डॉट PNG लिख दिया, जिसमें मेरा आप देखेंगे कि सेम यही नाम, जो कि जनरली मेरे एम्प्लॉइज़ के नाम हो सकते हैं, तो वो सारे नाम उन फोटोज़ के मैंने नाम सेम कर रखे हैं। बिकॉज अगर ये सेम नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी फाइल उठ के यहाँ पर नहीं आएगी। सो दिस इज द थिंग विद योर VBA कोड। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें मैंने लिखा विद रेंज B2, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी मेरी इमेज है वो B2 के पास ही से शुरू हो रही है। तो मैंने रेंज B2 पे कुछ ऑपरेशन किया, जिसमें मैंने लिखा कि सेट करनी है एम्प्लॉय की पिक्चर को एक्टिव शीट डॉट पिक्चर डॉट इंसर्ट। और ये बेसिकली क्या है कि जब जनरली आप जब मैनुअली पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स में जाते हैं। सो दैट सेम थिंग आई हैव टाइप्ड इन द कोड एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट इंसर्ट। और उसके बाद उसका एड्रेस क्या पुट करना है, एड्रेस पुट करना है पिक्चर डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक चीज़, जो नीचे का कोड लिखा है बेसिकली हमारे इमेज पुट करने का कोड यहाँ खत्म हो गया है। बट आप देख रहे हैं कि कोई फोटो मेरी छोटी है, कोई फोटो मेरे पास थोड़ी लेंथ में बड़ी भी आ रही है, बट एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। तो मैंने उसके लिए ही बचा हुआ कोड लिखा है, जिसमें मैंने लिखा कि रो की हाइट उतनी हो जाए जितनी भी फोटो की हाइट है, उसका प्लेसमेंट टॉप में हो, लेफ्ट में हो। सो दिस इज द डिफॉल्ट थिंग। और उसके बाद मैंने लिखा कि जो भी पिक्चर की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे सेल्स जो है वो मूव एंड साइज हो जाए। सो दिस इज द एंटायर कोड। उसके बाद मैंने बस इस विद को एंड करा है यहाँ पे, उसके बाद मैंने इस इफ को एंड करा है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने ये सब रूटीन को यहाँ पर एंड कर दिया है। सो दिस इज अ स्मॉल कोड। आपको ये फाइल तो मैं दूंगा ही, तो आपको अगर मान लीजिए कुछ टाइपिंग करने में प्रॉब्लम है तो आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको ये पाथ यहाँ पे बदल देना है और आपका बाकी काम यहाँ पर हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक दैट कैन बी यूज्ड इन दैट एम्प्लॉई कार्ड, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था अपने लेक्चर में, टू पुट डिफरेंट फोटोज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज जब भी आप उस ड्रॉप डाउन को वहाँ पे चेंज करेंगे। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ट्रिक के ऊपर, दैट इज टू जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। तो जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको उसमें एक फंक्शन यूज करना होता है विच इज रेंड बिटवीन। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल रेंड बिटवीन, और आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम और टॉप नंबर ही मुझसे मांग रहा है। इसका मतलब एक्सेल पूछ रहा है कि किन दो नंबर के बीच में आपको नंबर चाहिए। सो लेट्स से मैं यहाँ पे 1 to 10 टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे मेरे पास पहला रैंडम आ गया 1, बट मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, मतलब इसे दोबारा रन करूंगा लेट्स से, तो यहाँ पे मेरा रैंडम नंबर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग विद द रैंडम नंबर्स, ये आपके हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी चॉइस में इसको चाहिए तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप उसकी वैल्यू पेस्ट कर दें अगर आपको सेम ही नंबर चाहिए एक बार के बाद।
अगर आप उसको एक्टिव रखेंगे तो वो बार बार चेंज होते रहेंगे। अब आते हैं कि ये तो था 1 to 10 या लेट्स से 1 to 100 के अंदर मैं नंबर ऐसे पुट कर सकता हूँ, बट अगर 0 to 1 में चाहिए तो उसके लिए मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा विच इज़ ओनली रैंड, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ये नहीं मांगेगा क्योंकि इसे पता है 0 to 1 डिफॉल्ट है। जैसे एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे मेरे पास डेसिमल्स में वैल्यू आ गई, और जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर यूज़ किया था अपनी ट्रिक में, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करे हैं। तो अगर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप टाइप करिए सबसे पहले रैंड बिटवीन, उसके बाद बॉटम नंबर दे दीजिए लेट्स से 1 से लेके 100 तक, और उसके बाद इसमें आप प्लस कर सकते हैं बिकॉज दीज आर नंबर्स, तो आप रैंड फंक्शन को प्लस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये डेसिमल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बट अगर आपको मेरी ही फाइल की तरह ये 2 डेसिमल में चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल इस रैंड फंक्शन के पीछे एक राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे राउंड को ओपन करोगे, नंबर की जगह पे आपका फंक्शन आ गया, और डिजिट्स में आप 2 या 1 या 3 जितने भी आपको चाहिए आप पुट कर सकते हैं, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका डेसिमल 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज विद दी अवर रैंडम नंबर्स। तो हम देख लेते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ डिस्कस करने से यहाँ पे रह तो नहीं गई है। तो आई थिंक दैट वी हैव डिस्कस एवरीथिंग दैट वी हैव लाइक थिंक बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। तो हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ में भी क्वेरी आए आप मुझे दोबारा वो क्वेरी डाल दीजिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसी समय आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। मेरा नंबर आपको फाइल में मिल जाएगा विच इज़ करेंटली विजिबल ओवर हेयर, और मेरी वेबसाइट और मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आफ्टर दिस लेक्चर। तो आप वहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल को या मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं टू हैव माय डिफरेंट वीडियोस एज वेल। सो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनीथिंग यू कैन डू इट थ्रू व्हाट्सएप और एनीथिंग यू वांट। आप लोग मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू कैन सर्च माय नेम अंशुमन टंडन एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर एज वेल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अभी तक तो मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई है यहाँ पे, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes फॉर योर क्वेरी। इफ़ यू हैव वन यू कैन पुट इट ओवर हियर। अगर आपने यूट्यूब के सेशन में क्वेरी पुट करी है आप बाद में उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ एक्टिव वाली क्वेरीज ही देखता हूँ, आप बाद में भी उस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में एंटर कर दूंगा, और पॉसिबल हुआ तो आपको संभव वहीं पे कोई लिंक देके उसको रिजॉल्व कर दूंगा, सो दैट आपको इतना वेट ना करना पड़े नेक्स्ट वीडियो तक। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, और ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, जिससे कि हम इसके और पार्ट्स भी बना पाएँ आगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी अभी एक्टिवली है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so right now I am not receiving any queries, so I think that all the things are clear till now. अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी लेट से फ्यूचर में भी आती है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ मच यू हैव लाइक दिस वीडियो so that we will focus on the next part as well. So with this I am closing this lecture. Thank you very much for joining. Please also visit my YouTube channel and my website for like further for different videos and different courses as well, or to joining with me. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you, viewers too. With this, I'm ending today's session. Yeah.